30 जून 2022 को रोहित नाम का व्यक्ति 21 साल का रोहित गायब हो जाता है। शाम होते होते उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। माता पिता बेहद परेशान हो जाते हैं। उसके घर में रह रही उसकी सगी एक बहन भी परेशान हो जाती है। छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे। 21 साल का युवक जब गायब हो जाता है, उसका फ़ोन बंद हो जाता है। अगले दिन माता पिता बेचैन होकर थाने पहुंचते हैं। पतरातू झारखंड की घटना है यह। पतरातू झारखंड के थाने जब पहुंचते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मेरा लड़का रांची गया हुआ था किसी काम से 24 जून 2022 को, और 30 जून 2022 को वो वापस आता है पतरातू, तो गायब हो जाता है और उसका किसी भी प्रकार से कोई भी मालूम नहीं चलता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि थोड़े दिन रुक जाइए, पता लगाते हैं कि कहाँ पर गया हुआ है। बात को अनसुनी कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसका पिता फिर पहुँचते हैं थाने में, तो फिर वो बताते हैं कि आपको रांची जाना चाहिए, चूँकि घटना रांची की है। रांची पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पिता को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन चूँकि मामला अपने बच्चे का था, तो थोड़ी दिन बाद वो रांची पहुंचते हैं। अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने बच्चे की दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि 30 जून को मेरा बच्चा गायब हो गया, उसका फ़ोन बंद हो गया और उसका कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। पुलिस मामले को सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। तो सबसे पहले उसमें रोहित का CDR निकलाया जाता है। रोहित के CDR से उसकी लोकेशन निकलती है और वो लोकेशन धीरे धीरे ये पता चलती है कि रांची के चांदनी चौक तक वो लोकेशन ऑन थी और इसके बाद फिर वो लोकेशन ऑफ हो जाती है, फ़ोन बंद हो जाता है। अब पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर रोहित कहाँ चला गया। उसका किसी से के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई ज़्यादा बातचीत, कोई अफेयर का मामला, इस तरीके से कुछ भी नहीं निकल के आ रहा था सामने। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाती है। इसके बाद फिर माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं और बोलते कि मेरे बेटे का कुछ पता चला। तो एक सक्रिय एसओ साहब वहाँ पर मौजूदा हालत में तैनात होते हैं। वो उस बात को और तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब रोहित का किसी भी एंगल से कोई मालूम नहीं चलता, तो पुलिस उनके घर वालों की कुंडली खोलना शुरू करती है। जब घर वालों की कुंडली खोलना शुरू करते हैं तो उनमें से सबसे पहले माता पिता की कुंडली होती है। इसके बाद उसकी बहन, जो सगी बड़ी बहन थी चंचला कुमारी, उसका इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होता है। जब उसकी कुंडली की जांच होती है तो पता चलता है कि उसका एक मुस्लिम लड़के से, इजराइल अंसारी नाम का व्यक्ति जो लड़का है, उससे चंचला कुमारी का कुछ अफेयर चल रहा है। और इस बात की भनक सभी को होनी चाहिए, पूरे परिवार में सबको होगी। तो घटना की जानकारी तो सबको थी कि चंचला किसी से बात करती है, और इसका सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो रोहित था। रोहित को अपनी बहन की सारी गतिविधियां मालूम थी और वो बार बार अपनी बहन को चेताता था, मना करता था कि आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो अपनी बड़ी बहन के ऊपर हाथ पैर भी उठाता था, हाथापाई भी होती थी बहन भाई के बीच में। इसी बीच में इजराइल अंसारी और चंचला कुमारी, इन दोनों का बातचीत कंटिन्यू चलती रहती है। पुलिस का शक थोड़ा बहुत बहन पर और इजराइल अंसारी के ऊपर जाता है। पुलिस इन दोनों की CDR निकलवाती है। पुलिस इन दोनों का मोबाइल सर्विलांस पर लगा देती है। ये दोनों लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, उन बातचीतों में कुछ क्लू देते हैं एक दूसरे को कि मालूम चल गया तो, ऐसा हो गया तो, वहाँ पर तुमने जाके दोबारा देखा, उस घटना पर कुछ हुआ तो नहीं, किसी ने खोदा तो नहीं। इन सब चीज़ों की बातचीत पुलिस को थोड़ा थोड़ा करके भनक लगना शुरू हो जाती है। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ इन लोगों ने किया है। इसके बाद पुलिस चंचला कुमारी को उठाती है। चूंकि इजराइल अंसारी को थोड़ी सी भनक लग चुकी थी कि पुलिस ने हमारा मोबाइल सर्विलांस पर लगाया हो सकता है,
वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाता है। अब पुलिस उसकी भी छापामारी करना शुरू कर देती है। चंचला कुमारी को पकड़ा जाता है और पुलिस, महिला पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाती है, पूछताछ करती है और फिर चंचला कुमारी बहुत हिम्मत करती है और कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन चंचला कुमारी को और टाइट किया जाता है तो धीरे धीरे उसके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं जो सुनकर पुलिस चकित रह जाती है। जब पुलिस उसको टॉर्चर करती है तो वो तेजी से बोल पड़ती है कि हाँ, मैंने ही मारा है उस कमीने को। एक बहन अपने भाई के लिए ऐसे शब्द निकालती है कि मैंने ही मारा है अब उस कमीने को। किसको? रोहित को, जो उसका सगा छोटा भाई था। चंचला करीब 24 या 25 साल की थी और रोहित 21 साल का था। एक ही माँ बाप की दोनों संतान थे, एक ही घर में पढ़े लिखे थे, एक ही घर में बड़े हुए थे और एक बहन अपने भाई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। उसके अंदर जो गुस्सा भरी हुई थी वो किस बात की थी, पुलिस ये भी जानना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, उसकी जांच करवाई जाती है तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। उसको सिर्फ इस बात की नफरत थी अपने भाई से कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी से बात करने के लिए क्यों मना करता है। क्योंकि माता पिता मना नहीं कर सकते हैं, माता पिता अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बेटी क्या कर रही है। हर माँ बाप अपनी बच्ची के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन भाई को पता था कि बहन की हरकत क्या है, तो वो बार बार मना करता था। और इसी बीच में है बात हो जाती है चंचला कुमारी और इजराइल अंसारी के बीच में। तो इजराइल अंसारी बहन को बोलता है, चंचला को बोलता है कि कैसा हो अगर तुम्हारा भाई भी तुम्हारी इस दुनिया से गायब हो जाए तो हमारे तुम्हारे बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात, जो भाई के नाम प्रॉपर्टी आने वाली है तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम ससुराल चली जाओगी और हम और तुम मिल नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारा भाई ही इस दुनिया से गायब हो जाएगा तो माँ बाप टूट जाएंगे और फिर वो यही कहेंगे कि जो बेटी को पसंद है हम वो करने को तैयार हैं। क्योंकि अब वो जब बेटे को खो चुके होंगे तो फिर बेटी को खोने का जख्म नहीं उठा सकते, जोखिम नहीं उठा सकते। और ऐसा ही होता है। चंचला कुमारी, इजराइल अंसारी दोनों लोग मिलकर रोहित को 30 जून 2022 को रांची के चांदनी चौक चौराहे पर रिसीव करने के लिए जाती है और इसके बाद वो घर पर लेकर आती है। घर पर इजराइल अंसारी मौजूद था और फिर ये चंचला कुमारी रोहित को पीने के लिए पानी देती है और उस पानी में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती है। रोहित जैसे ही पानी पीता है और चाय पीता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद इजराइल अंसारी उसको गला दबाकर हत्या करता है। इसके बाद उसी कमरे में गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में भाई को बहन दफना देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसके बाद ऊपर से फर्श कर दिया जाता है। 2.5 महीने तक यह घटना उजागर नहीं होती है और 2.5 महीने तक उसी घर में परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, जहां पर उसी परिवार का एक लड़का उसी कमरे में दफन था। जब यह घटना पुलिस को मालूम चलती है, सबको मालूम चलती है, तो पूरा देश शॉक्ड हो जाता है। हर एक न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ थी कि एक क्रिमिनल बहन, हत्यारी बहन, न जाने कितने कितने शब्द चंचला को मिले पूरी देश दुनिया में। और ऐसी बहन ऐसा भी कृत्य कर सकती है, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना हुआ था। अब इनके साथ क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब ट्रायल चलेगा, कोर्ट उनको क्या सज़ा देता है वो कोर्ट के आधार पर निर्भर करता है। उम्र कैद होती है या फिर फांसी होती है, पर ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।